हो गया बालक। चलिए समझते हैं सर्कुलर मोशन को। ध्यान देंगे बालक, सर्कुलर मोशन क्या है? तो व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर अ सर्किल और पार्ट ऑफ सर्किल देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करे या सर्किल के किसी पार्ट पर मूव करे तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब सवाल ये है कि सर सर्कुलर मोशन होता कैसे है? तो याद रखेंगे सर्कुलर मोशन तभी होगा जब बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। जब किसी बॉडी पर सेंटर की ओर फोर्स लगता है तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और ध्यान देंगे बॉडी पर केवल सेंट्रीपिटल फोर्स ही काम नहीं करता है, इसके साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी बॉल को किसी स्ट्रिंग से बांधा गया है एंड गेट रोटेटेड ऑन द सर्कुलर पाथ। इसको सर्कुलर पाथ पर रोटेट किया गया है तो आप इसके मोशन को सर्कुलर मोशन कह सकते हैं क्योंकि जो बॉल है उसका पाथ सर्कुलर है, वो किसी एक पॉइंट के चारों तरफ रोटेशन में है। और अभी हमने बताया व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर सर्किल और पार्ट ऑफ सर्किल देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब ये भी दो तरह का होता है बालक, सर्कुलर मोशन दो टाइप का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। जैसे ध्यान देंगे अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन। ध्यान देंगे अगर ये बॉडी है तो याद रखेंगे ये बॉडी का फोर्स का वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब कोई भी बॉडी हमेशा लीनियर मोशन करना चाहता है, लेकिन ये जो फोर्स है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। और ये होता कितना है? तो ये mv²/r होता है। ये फोर्स जो होता है सेंटर की ओर लगता है और हर एक पॉइंट पर लगेगा। आप यहाँ रहेंगे हर एक पॉइंट पर। देखिए चार पोजीशन लिया गया, पोजीशन नंबर 1, 2, 3 और 4। 4 पोजीशन, चारों पोजीशन पे आप देख लीजिए फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है। तो याद रखेंगे सर्कुलर मोशन कराने वाला यही फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स ही किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव कराता है। तो सवाल ये है कि सर हम कैसे जानेंगे कि सर्कुलर ये सेंट्रीपिटल फोर्स मूव कराता है? तो आपके सामने अभी एक एग्जांपल आया था कि व्हेन अ बॉडी इज गेट रोटेटेड ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड टाइड विथ ए स्ट्रिंग देन इट एक्सर्ट अ पेयर ऑफ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आप एक धागे में किसी पत्थर को आप बांध लें, है मेरे पास ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे ले रहे हैं। देखिए एक धागा है, धागा हम ले लिए, ठीक है, और इसको हम घुमा रहे हैं बालक, ऐसे से घुमा रहे हैं। तो ये बताइए घुमा रहे हैं तो ये रोटेशन में क्यों है? क्योंकि हमारे हाथ के पास यहाँ पे फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे ही हमारे हाथ से ये धागा छूटेगा ये लीनियर मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन नहीं करेगा बालक। क्यों? सारा बॉडी प्रेफर करता है लीनियर मोशन, लेकिन सर्कुलर मोशन कराने के लिए हमको एक फोर्स लगाना होता है और दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक चीज और, सेंट्रीपिटल फोर्स खुद राइज नहीं होता है, कोई मीडियम से राइज होता है। जैसे यहाँ मीडियम कौन है? तो ये आपका स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से सेंट्रीपिटल फोर्स आया है। अगर धागा टूट जाए, ये धागा टूट जाए, सीधे बॉल इधर जाएगा, ये इधर कर्व पे नहीं जाएगा, सीधे इधर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हर एक बॉडी लीनियर पाथ को प्रेफर करता है, लीनियर मोशन को प्रेफर करता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में लाने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करना होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स किसी कॉज से आता है। अब देखिए हमारे हाथ में ये जो बॉडी है, ठीक है, अब ये कौन सा? इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहा जाता है। इसी को हम ऐसे घुमाएंगे तो कौन सा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो देखिए मेरे हाथ से छूट गया, ठीक है, अभी तो देखिए सीधे चला गया है, इसलिए कि हम यहीं पर छोड़े हैं, चला गया। तो बताइए रोटेशन में करते हुए गया कि सीधे गया है? सीधे गया है। तो याद रखेंगे कि कोई भी बॉडी
जो मूवमेंट में है, सर्कुलर मोशन नहीं है, अगर यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स हटा दिया जाए, ये फोर्स हटा दिया जाए, आपका धागा टूटेगा तो एकदम लीनियर मोशन करेगा, बॉडी लीनियर मोशन करेगा। अगर प्रैक्टिकल का बात किया जाए तो आप कभी फील्ड में जाइए और देखिए दौड़ते हुए जो ट्रैक बना होता है सर्कुलर पाथ, आप ट्रैक पे थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा बालक, क्या आपको दिखेगा बता रहे हैं, या हो सकता है कि आप भी जाइएगा तो उसी तरीके का। तो ध्यान देंगे, आप देखे होंगे ट्रैक होता है और ट्रैक पे हम लोग दौड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि जब लास्ट राउंड में हमको रुकना होता है तो आप देखिएगा मैक्सिमम एथलीट जो होता है वो सीधे चल के रुकता है, कर्व पाथ पे नहीं जाता है, ठीक है, सीधे चल के स्ट्रेट लाइन चल के रुकता है। रीजन क्या है कि उसको घूमने के लिए टर्निंग पर एक फोर्स चाहिए होता है सेंटर की ओर, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है कि हमारा एनर्जी का लेवल बहुत कम होता है, हमारे पास इतना एनर्जी नहीं होता है कि हमें उस एनर्जी को लगाएं और फोर्स जनरेट करें, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई नहीं हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग लीनियर मोशन कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपका एनर्जी का लेवल कम होता है और घूमने के लिए आपको फोर्स लगाना होगा, तो एनर्जी है नहीं कि आप सेंटर की ओर फोर्स लगाइएगा। झुकने का मतलब होता है कि आपने सेंटर की ओर फोर्स लगा दिया बालक। तो आप देखेंगे कि अगर 100 एथलीट को देखिएगा दौड़ते हुए, तो आप देखेंगे कि 90 एथलीट जो है ये सीधे चल के रुकता है, वो ट्रैक पर घूम के नहीं रुकेगा। और कुछ कम ही एथलीट जिनका भी एनर्जी लेवल बचा होगा, 2-4 राउंड और चक्कर लगा सकते हैं और मूव कर सकते हैं, वो सर्कुलर ट्रैक पे ही घूम के रुकते हैं। क्लियर है बालक, ये रहा आपका। अब सवाल ये भी है कि सर हम लोग कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, हम लोग कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। आप साइकिल चलाते होंगे तो देखिएगा जहां पर टर्निंग आता है आप झुक जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जहां टर्निंग आता है वहां झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं, तो इसका कुछ कॉज है। कभी भी टर्निंग पर सर्कुलर पाथ में अपने स्पीड को बैलेंस करने के लिए दो चीज होना चाहिए, या तो आपका स्पीड टर्निंग पे कम होना चाहिए और या तो वहां पर स्लोप होना चाहिए, ठीक है, वही स्लोप आपका सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है। तो ये सब आगे पढ़ाएंगे जब हम लोग कर्व पाथ के बारे में बात करेंगे, मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ओवर सर्कुलर पाथ, तब बात करेंगे, अभी केवल मोशन में। तो ये हमको बताइए कि अगर आपको सर्कुलर ट्रैक पर मूव करना है, मान लीजिए कि आप सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहे हैं और आपका वेलोसिटी है बहुत ज्यादा, आप अपने वेलोसिटी को आप सेंटर की ओर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो आप दो चीज है, आपको यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज करना होगा। ध्यान देंगे, यहां से यहां आने के बीच आपको वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा बालक, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग सेंटर की ओर एक फोर्स लगा देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या कर देता है, बॉडी को क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, सर्कुलर पाथ पे घुमा देता है। क्लियर है बालक। तो दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। अब ये होता कितना है, तो दो तरीका से आप लीनियर में भी लिख सकते हैं, एंगुलर में भी लिख सकते हैं। ये होता है mv²/r भी होता है और ये mr⍵² भी होता है, ये दोनों होता है, ये दोनों आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले सर्कुलर मोशन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसके टाइप को लेंगे कि यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, ठीक है। और एक चीज और बता दें, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हो सकता है कि कांस्टेंट भी हो जाए, हो सकता है वेरिएबल भी हो जाए, लेकिन डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस। हर एक पॉइंट पर सर्कुलर मोशन जहां आएगा वहां हर एक एट ईच एंड एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। किसी भी एक से दूसरे पॉइंट पर डायरेक्शन सेम नहीं रहता है, याद रखिएगा। चलिए तो डिफाइन किया जाए सर्कुलर मोशन को, लिखा जाए when a body moves over a circle, when a body moves over a circle or part of circle, when a body moves over a circle or part of circle, then its motion is called circular motion. Then its motion is called circular motion. Then its motion is called circular motion. हो गया बालक। पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा, इन सर्कुलर मोशन
in circular motion magnitude of velocity in circular motion magnitude of velocity may be constant or variable. Magnitude of velocity may be constant or variable, but direction changes from point to point. तो याद रखेंगे वेलोसिटी में भी कांस्टेंट और वेरिएबल एक जैसा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कभी भी उसका कांस्टेंट नहीं रहेगा बालक। समझ में आ रहा है? हमेशा सर्कुलर मोशन में आपका डायरेक्शन वेरिएबल होता है, हमेशा चेंज होगा हर पाथ पे। अभी देख ले रहे हैं, डायग्राम लेंगे, चलिए देखिए। तो एक सर्कुलर पाथ कंसीडर कर लेते हैं और इस पाथ पर कुछ पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। अब बताइए कि बॉडी जो है ये कहाँ मोशन को प्रेफर करता है? तो आपने बोला सर स्ट्रेट लाइन को तो प्रेफर करता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन हम क्या करेंगे, सेंटर की ओर एक फोर्स लगा देंगे, सेंटर की ओर फोर्स, और यही फोर्स क्या करेगा, इस सर्कुलर ट्रैक पर इसको मूव करा देगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की ओर, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, यहाँ पर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये फोर्स है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब नाम ले लेते हैं, जैसे हम ये पॉइंट ए ले लिए तो इसको बोलेंगे भी ए, ये पॉइंट बी ले लिए तो इसको बोलेंगे भी बी, ये पॉइंट हमने सी रखा तो दैट इज बी सी, और ये हमने डी रखा तो दैट इज भी डी। हमको ये बताइए वेलोसिटी या फोर्स के बीच एंगल कितना है, 90। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये जो डायग्राम है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमेशा दोनों के बीच एंगल 90 होता है। तो ये आगे डिस्कशन करेंगे जब इसके टाइप लेके चलेंगे, अभी हमको केवल सर्कुलर मोशन बताना है। तो अब सवाल ये है कि सर मान ली कि फोर्स काम नहीं करेगा तब, तो बॉडी कहाँ जाएगा, लीनियर मोशन में। अगर आप धागे से किसी बॉडी को ऐसे घुमा रहे हैं, अचानक आपका धागा छूट जाए तो बॉडी सर्कुलर मोशन में जाएगा कि लीनियर मोशन में जाएगा, लीनियर मोशन में जाएगा। क्लियर है बालक? अब दूसरा सवाल कि सर जब ये काम कर रहा था तो इसको लीनियर मोशन में लेके कौन जाता है? तो याद रखेंगे एक और फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर अ सर्किल और पार्ट ऑफ सर्किल, अ पेयर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पर पेयर ऑफ फोर्स लगता है। जैसे हम लोग इसको दिखाते हैं, लेकिन एक और फोर्स है, देख लीजिए, लिखिएगा मत, एक और फोर्स बाहर भी लगता है। तो अंदर वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बाहर वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये इसी के बराबर होता है लेकिन अपोजिट होता है। ठीक है, ये इसी के बराबर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन ये एक तरह का हिडन रहता है। हिडन मतलब आपको नहीं दिखेगा, इसीलिए इसको स्यूडो फोर्स भी कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑल्सो नोन एज स्यूडो फोर्स। ये कब काम करेगा, जब ये फोर्स काम करना बंद करता है तब ये काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा, रहता है दोनों। इसीलिए इसको एक्शन रिएक्शन का फोर्स भी कहा जाता है। समझ लीजिए, यहाँ पे हम लोग एक्शन रिएक्शन का भी फोर्स कहते हैं। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन का फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, रिएक्शन का फोर्स। आप अगर कहीं मेला वगैरह में गए होंगे तो देखिएगा झूला रहता है, तो उसमें एक हैंडल रहता है पकड़ने के लिए। क्यों रहता है, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कीजिएगा तो सेंटर की ओर फोर्स कौन सा, सेंट्रीपिटल। तो हम लोग पकड़े रहते हैं, ध्यान देंगे, पकड़े रहते हैं मतलब हम सेंट्रीपिटल फोर्स को ही मजबूत कर देते हैं। और जहां हाथ छूटा तो समझिए कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स छूटा। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स छूटा तो कौन काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल। कहां लेके आ जाएगा, सीधे बाहर फेंक देगा आपको, बाहर उठा के।
ठीक है, तो अगर जिसको चेक करना होगा सर ये कब लगता है तो आप देख लीजिएगा कब लगता है। ठीक है, और याद रखेंगे विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ये अंदर होगा तो ये बाहर होता है। ठीक है, और ये हिडन होता है, हिडन होता है, दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स, इसीलिए इसको स्यूडो फोर्स कहा जाता है। अब बस घूमता है तो टर्निंग पे देखेंगे कि आदमी ऐसा बेंड हो जाता है, नहीं तो पकड़ के रखिए, समझ आ रहा है। तो कभी भी टर्निंग पर, कभी भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो याद रखेंगे उस पर एक्शन रिएक्शन का फोर्स काम करता है। और ये सेंट्रीफ्यूगल कब काम करेगा, जब ये काम नहीं करेगा तब, वही उसको लीनियर मोशन कराता है, वही यहां से लेके जाता है बॉडी को। डायग्राम बना लीजिए। क्या पूछ रहा है जी, पूछो हमसे। बता रहा है उसको। हाँ, जो भी डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, बताइए, पूछिए। हो गया बालक, चलिए अब यहां से इसके टाइप में आएंगे। आगे बढ़ाएं। हेडिंग दिया जाए टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन लिखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देख लीजिए, फर्स्ट इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेकेंड इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फर्स्ट इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हो गया बालक, चलिए समझते हैं कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो जी, इधर देखो, क्या पूछ रहा है तुम, बोलो। अच्छा एक काम करो, चले जाओ, जाके उधर पढ़ो। बता कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहा है। ठीक है, इसमें पूछे तुमसे क्वेश्चन, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। अब इधर उधर देख रहा है, पूछ देंगे तो फिर कहेगा ये नहीं समझ में आया। ठीक है, जहां बैठिए 100% डेडिकेशन से बैठिए। अब एक टेस्ट दे देंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग को। थ्योरी पढ़ाया जाता है, समझिएगा नहीं, क्वेश्चन जब दे दिया जाएगा तो फिर कहिएगा कैसे आ गया सर। क्लास में जब बैठे हैं तो सामने देखिए, तभी तो कुछ पूछ पाएंगे आपसे। बैठा है फिजिक्स में बतिया रहा है, मैथ का बात, बायोलॉजी की बात, केमिस्ट्री की बात, वहां बैठेगा तो फिजिक्स बतियाएगा। चलिए समझिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बालक, यहाँ पर वेलोसिटी जो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा और इसका जो डायरेक्शन रहेगा हमेशा वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल याद रखेंगे, आपसे पूछेंगे भी आगे, तो आपको याद रखना होगा कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा जाता है, डायरेक्शन वेरिएबल, और नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी भी वेरिएबल होगा
और इसका डायरेक्शन भी वेरिएबल होगा, बोथ चेंजेस, याद रखेंगे। कहां पर? यूनिफॉर्म में वेलोसिटी कांस्टेंट है बालक। तो देखिए वहां पर आप डायरेक्शन आपका चेंजेस है, वहां पर डायरेक्शन आप चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन वहां डिपेंड करता है किस पर? तो सेंट्रीपिटल फोर्स पर। तो फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर, वेक्टर है, नहीं बताए थे? फोर्स क्या है? वेक्टर। तो अभी वहां पे कंसेप्ट है, अब वहां एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आएगा, फोर्स का कंसेप्ट आएगा। वहां पे आपसे पूछा जाएगा ठीक है डायरेक्शन तो आपका चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पर, लेकिन आप बताइए कि आपका डायरेक्शन है कहाँ? आप डायरेक्शन कैसे बताएंगे? ऐसा नहीं है कि उसमें डायरेक्शन नहीं है। देखिए नहीं होना और हर पॉइंट पर चेंज होना दोनों अलग अलग है। नहीं रहता तब कहते कि सर ये तो स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन है इसके पास, कहाँ है? तो अलोंग द टुवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, कहाँ होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बालक? वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि हर पॉइंट पर आपका वेलोसिटी चेंज होगा। तो आप पूछेंगे सर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताइए, तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा किसी भी सर्कुलर पाथ पे हम लोग टेंजेंट से बताते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप डायग्राम बनाए हैं तो हम तो 4 ही पर दिखाए हैं। किसी का कंसेप्ट ये होगा कि सर यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा सा बता दीजिए, तो यहाँ नहीं, कहीं भी आपसे पूछा जाए सर्कुलर पाथ पे, तो पहले देखिए कि बॉडी क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये देख लेना होगा। क्लॉक चले एंटी क्लॉक चले, तो आप बोलेंगे यहाँ बताना है तो यहाँ टेंजेंट, यहाँ बताना है यहाँ टेंजेंट, जहां बताया जाएगा वहां टेंजेंट। तो आप इसको स्केलर कब कहते हैं? जब डायरेक्शन ही नहीं रहता, लेकिन डायरेक्शन है और हर पॉइंट पे चेंजेस है, तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी, वेक्टर बोलेंगे। आप इसको वेक्टर लेके चलेंगे, स्केलर नहीं लेके चलेंगे। स्केलर, और आपने बोला सर स्पीड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन कब कह सकते हैं? जब वहां डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कीजिएगा तब कह सकते हैं। मतलब इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन का कोई मतलब किसी पाथ के लिए हम लोग मेंशन नहीं करेंगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तब आप स्पीड के केस में उसको लीजिएगा। तो याद रखेंगे कि यहाँ इसका डायरेक्शन अगर पूछा जाए कि ये ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, डायरेक्शन बताइए, तो आप बोलेंगे सर जिधर सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही होता है। देखिए mv²/r, क्योंकि ई तो वेरिएबल है, हर पॉइंट पे चेंज होगा, लेकिन फोर्स आपका वेरिएबल नहीं है, इसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। और ये दो तरह का होता है, एक लीनियर के फॉर्म में होता है और एक एंगुलर के फॉर्म में होता है, ये होता है वाला। ठीक है, तो अगर इससे भी बात कर, देखिए इसका नाम है लीनियर वेलोसिटी, इसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ होता है? जिधर, ध्यान देंगे, वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ होता है? जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होता है? जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होता है? जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो सारा एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। क्लियर है? तो आप इसको स्केलर बिल्कुल कह सकते थे, लेकिन ध्यान देंगे जब ये इसके पास डायरेक्शन नहीं रहता तब हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन है। अब एक चीज और कि सर पार्टिकुलर पॉइंट पे तो चेंज हो रहा है, आप डायरेक्शन तो कह रहे कि है, लेकिन हर पॉइंट पे ही चेंज हो रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी तो चेंज होगा। तो जरूरी नहीं है, वेलोसिटी को हम लोग कांस्टेंट रख सकते हैं। कैसे कांस्टेंट रखिएगा? तो एक कर्व पाथ पे ध्यान देंगे, कर्व पाथ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की ओर लगता है, ठीक है, यही इसको बैलेंस कर देता है। दूसरा आपका फ्रिक्शन भी बैलेंस करता है। अब तो मान ली फ्रिक्शन को रिलेट करेंगे तभी बता पाएंगे। ठीक है, फ्रिक्शन भी इसको बैलेंस करता है। इसीलिए सर्कुलर जहां ट्रैक रहता है वहां पे देखिए कि जहां बहुत ज्यादा यू टर्न रहेगा वहां पर ट्रैक या तो स्लोप डाल देंगे या तो फ्रिक्शन जनरेट कर दिया जाता है। ठीक है, वहां देखिएगा रुखड़ा रहता है, वहां का जो सरफेस बनाया जाता है थोड़ा सा रफ बनाया जाता है। तो याद रखेंगे इस केस में आप कह सकते हैं कि सर ये स्पीड कहा जाता है, बिल्कुल इसको स्पीड कह सकते हैं, लेकिन कब कह सकते हैं? जब ये डायरेक्शन हम नहीं कंसीडर करेंगे तब। लेकिन आप डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, हर पॉइंट पे वेरिएबल है लेकिन उसका डायरेक्शन है बालक। लिखेंगे इसको। चलिए इसमें बालक, अब इसमें बताइए, आपने बोला सर वेलोसिटी भी वेरिएबल रखे हैं, डायरेक्शन भी वेरिएबल रखे हैं, दोनों वेरिएबल है, तो अब बताइए तो ये स्पीड कहा जा सकता है कि नहीं? ये स्पीड कह सकते हैं कि नहीं बालक? बताइए, कह सकते हैं कि नहीं? ध्यान देंगे, आप कहिएगा कि सर वेलोसिटी वेरिएबल है। अच्छा एक चीज और बताइए,
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसी एक और डायरेक्शन में हो और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन कुछ और हो, इसका मूवमेंट का डायरेक्शन और हो, ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन और हो, तो आप बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन तो इधर होगा, ठीक है, जिधर मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन होगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो ध्यान देंगे, अभी पहले वाले केस में देखे कि वेलोसिटी कांस्टेंट था लेकिन डायरेक्शन वेरिएबल था, तो आपने बोला कि सर इसको स्पीड नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि डायरेक्शन भले ही वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन ये वेलोसिटी के साथ एसोसिएट रहता है और हर एक पॉइंट पे चेंज होगा, लेकिन लगेगा कहाँ? सेंटर की ओर। यहाँ पर आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही चेंज है, ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? चेंज है, और डायरेक्शन भी क्या है? चेंज है। लेकिन याद रखेंगे इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है बालक। अगर ये डायरेक्शन नहीं रहता, इसमें डायरेक्शन रहता ही नहीं, तो आप बोलते हैं कि सर ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी कहवे नहीं करते। जब डायरेक्शन नहीं रहता ना, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं? नहीं कहते। क्या कहते हैं? स्पीड ही कहते हैं। लेकिन वेलोसिटी है तो इस केस में कहेंगे कि सर दैट इज वेक्टर, दैट इज वेक्टर, दोनों क्या है? वेक्टर ही क्वांटिटी है, लिखा जाए, ठीक है। स्केलर होने के लिए ध्यान देंगे, स्केलर होने के लिए दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, इसका डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, दूसरा ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। ट्रायंगल पढ़े थे हम लोग, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। फॉलो करेगा, लिखा जाए, बोल दे रहे हैं आए। ट्रायंगल ऑफ एडिशन पे देखिए बताया गया था, जैसे हम लोग पढ़े थे कि कुछ क्वांटिटीज जो होता है, ठीक है, कुछ क्वांटिटी जो होता है अलजेब्रिक सम पर होता है, ठीक है। अलजेब्रिक सम मतलब होता है उसका लॉस हो ही नहीं सकता। जैसे देखिए एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, इस शुरू के क्लास में पढ़े थे कि जैसे मान लीजिए कि करंट है, देखिएगा इधर कि यहाँ पर करंट का फ्लो है, इधर से अगर 10 एम्पियर का करंट आया, इधर से 6 एम्पियर का करंट आया, तो वेक्टर लॉ से इसमें कितना करंट होना चाहिए बताइए? वेक्टर लॉ से कितना होना चाहिए? तो वेक्टर याद रखें, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, जब नीचे जाएंगे ध्यान देंगे, नीचे वाला डायरेक्शन रहेगा तो नीचे वाला डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? माइनस। ऊपर वाले के लिए क्या यूज करते हैं? प्लस। कि नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस लेंगे, ऊपर से नीचे आएगा तो माइनस। तो यहाँ पर अगर लीजिएगा तो कहिएगा सर -10 + 6 = -4 एम्पियर। क्लियर है बालक? ठीक है, डायरेक्शन चेंज भी कर देंगे। अगर आप कहिएगा नहीं सर इसको हम माइनस ले लेंगे, उसको प्लस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो वही आएगा, ठीक है। अगर इसको उल्टा भी कर दीजिएगा तो ये कितना होगा? 10 - 4 = 6 एम्पियर। क्लियर है? ये ना होना चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकल देखा गया, इन प्रैक्टिकली ये कितना मिला, तो अगर अच्छा यहाँ गलती हो गया, नहीं कितना 4 एम्पियर, लेकिन जब प्रैक्टिकली किया गया तो यहाँ पर कितना मिला हमको? 16 एम्पियर। क्योंकि करंट क्या होता है? चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मान लीजिए कि ऊपर से 10 इलेक्ट्रॉन आया होगा, इधर से 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन ना होगा जी, तो कम कहां से हो जाएगा? समझ में आ रहा है? तो याद रखेंगे कि अगर जो इस लॉ पर बैठ जाएगा तो बोलेंगे सर ये वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर कोई कहेगा नहीं सर 10 + 6 = 16, इसको अलजेब्रिक लॉ कहा जाता है। समझ में आ रहा है? ये अलजेब्रिक लॉ है और ये कौन है? वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ में प्लस माइनस का कन्वेंशन लेके हम लोग चलते हैं कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और ये क्या है? आपका अलजेब्रिक सम है। तो याद रखेंगे। अब वही नहीं, केवल इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं, बहुत सारा था, याद है कौन कौन? फ्लो ऑफ फ्लूइड भी था, टेम्परेचर भी था, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट भी था। फ्लो ऑफ फ्लूइड में भी होता है कि मान लीजिए इधर से 10 लीटर आया, ठीक है, इधर से 5 लीटर आया, ठीक है, तो अब बताइए इधर जो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 लीटर हो जाएगा। कितना होगा जी? 15 होगा। तो वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है? नहीं, वेक्टर लॉ को वही फॉलो करेगा जो वेक्टर वाला रूल रखेगा, जो वेक्टर वाला कंडीशन रखेगा वही वेक्टर होगा बालक। मतलब जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को फॉलो करेगा वही वेक्टर हो सकता है। तो कुछ ऐसा क्वांटिटी, अब एक चीज और, इसको हम लोग स्केलर नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टेंसर कहा जाता है। कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो स्केलर है। तो स्केलर नहीं कह के उसको क्या बोलते हैं? टेंसर। टेंसर +2 के बाद आप पढ़िएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन। नहीं मालूम चल रहा है कि वायर में करंट जा रहा है? करंट का डायरेक्शन होता है ना, तभी ना हम लोग फ्लेमिंग का रूल पढ़े हैं उधर, है ना जी, लेफ्ट हैंड रूल पढ़े हैं, आप स्क्रू रूल पढ़े हैं, तरह तरह का रूल है। तो अब बताइए करंट का डायरेक्शन होता है कि नहीं? होता है। मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं? होता है। फिर भी आप स्केलर कह रहे हैं, क्यों? ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरा आइए,
दूसरा नियम ये कहता है कि ये स्केलर भी नहीं है, ये क्या है, टेंसर है। तो टेंसर जो है अलग तरह का फिजिकल क्वांटिटी बनाया गया, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे वेक्टर स्केलर कहते हैं, उसी तरीके का टेंसर का भी एक प्रॉपर्टी होता है। बात कर लेंगे, ऐसे एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दिया होगा, ठीक है। और ये टेंसर नहीं, टेंसर का टाइप भी होता है, ये भी याद रखिएगा, जैसे वेक्टर का टाइप था उसी तरीके से इसका भी टाइप होता है। डिफाइन किया जाए फर्स्ट वाले को, लिखेंगे, लिखा जाए फर्स्ट वाला कौन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिखेंगे when a body moves over circle, when a body moves over circle, when a body moves over circle, then magnitude of velocity, then magnitude of velocity remains constant, then magnitude of velocity remains constant, and direction changes, that is called uniform circular motion, that is called uniform circular motion. Direction changes, that is called uniform circular motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसके नीचे लिखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बताइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप क्या लिखे हैं, वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और लिख लीजिए इसको, हो गया बालक। अब देखिए इसमें और केस है बालक, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ले रहे हैं तो आप सर्कुलर पाथ ले रहे हैं, एक जिग जैग वाला पाथ होता है, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, और वहां पे फिर इसको हम लोग स्पीड में काउंट करेंगे, स्पीड में काउंट करेंगे और इसको स्केलर बना देंगे। अलग अलग केस है, पहले एक केस समझ लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। ये हो गया, इसमें किसको कांस्टेंट रखना है, किसको वेरिएबल रखना है, तो ये हमेशा वेरिएबल ही रहेगा, याद रखिएगा। चलिए सेकंड वाला लेंगे, सेकंड वाला कौन था, नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या होगा, दोनों का दोनों वेरिएबल रहेगा। लिखेंगे when a body moves over circle, when a body moves over circle, then its magnitude of velocity, changes, magnitude of velocity changes, and also direction changes, that is called non-uniform circular motion. That is called non-uniform circular motion. हो गया। अब देखिए यहां पर कंडीशन से इसको स्पीड बना रहे हैं, ये तो हो गया, ये बताना था। अब यहां से आते हैं कंडीशन में कि सर यहां पर तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो बिल्कुल चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो याद रखेंगे इसको स्पीड के कैटेगरी में अब रखेंगे, अब यहां से स्पीड के कैटेगरी में नोट में लिखवाएंगे ये चीज, ठीक है। अभी ध्यान देंगे, आपने बोला था कि सर इसको हम वेक्टर माने कि स्केलर माने, तो आपको बता चुके हैं कि जब वेलोसिटी कंसीडर करके लीजिएगा तब तो इसको वेक्टर मानिएगा, लेकिन अब स्पीड के प्रॉपर्टी पे आएंगे तो आप कहिएगा कि सर स्पीड और ये स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, डायरेक्शन का।
कि अगर आपके स्पीड में डायरेक्शन आ जाए तो वो भी वेक्टर हो जाएगा और उसका भी नाम वेलोसिटी दे देंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि आपका सर्कुलर पाथ पे देखिएगा, सारे कंसेप्ट को अलग अलग समझना है, एक ही में नहीं। तो वेलोसिटी वाला हो गया, आप इसको समझते हैं। ये हमारा बॉडी है, ठीक है, ये हमारा सर्कुलर पाथ पर बॉडी है। तो फोर्स कहाँ लग रहा है बालक? सेंटर की ओर लग रहा है फोर्स। इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगता है। और ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो बताइए दोनों का डायरेक्शन सेम है। और वेक्टर का लॉ क्या कहता है? अगर फोर्स भी लेंगे तो F इक्वल टू ma होता है। m को तोड़ दीजिए तो ये कितना होता है? dv अपॉन dt। तो रूल ये कहता है कि जिधर फोर्स लगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तब फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है, ये वेक्टर रूल को फॉलो कर रहा है। आप कहेंगे सर जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो फोर्स लगा इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, ठीक है। क्या फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे कि सर ये स्पीड का नेचर रखता है। क्या बोलेंगे? ठीक है, ये सर स्पीड का नेचर रखता है। इसका मतलब ये है अरे बड़ भाई चल ध्यान देंगे बालक। अब आते हैं स्पीड वाले कंसेप्ट पर। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे स्पीड वाला नेचर कैसे लिया जाएगा? तो स्पीड वाला नेचर तब लेंगे कि आपने बोला कि सर जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है। तो इस केस में ये अपने पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये स्पीड का नेचर रखता है, ये अपने अंदर स्पीड का नेचर रखता है। तो ये जब रखेगा तो इसके बाद वाला में तो दोनों चेंज हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म में आप क्या लिए हैं? वहां पर मैग्नीट्यूड भी क्या है आपका? अच्छा, इसमें हम लोग ये नहीं लिखे हैं कि दोनों चेंज होगा, इसके नीचे लिख लिया जाए तो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसके नीचे नोट में लिखवाएंगे जो बोल रहे हैं। तो ये क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? वेरिएबल होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन भी वेरिएबल। तो ध्यान देंगे, अभी पहले वाले केस में हम बात कर रहे थे कि सर वहां पर वो स्पीड का नेचर रखता है। कब? जब डायरेक्शन कुछ और है, मैग्नीट्यूड कुछ और है। यहाँ तो दोनों बदल रहा है, ठीक है। तो ये भी स्पीड का नेचर रखेगा। तो इस चीज को नोट में हमको लिखना होगा। ये लिख लिए, नोट करके लिखा जाए। लिखेंगे when a body moves over circle, when a body moves over circle or part of circle, then velocity and direction of velocity changes. It means it having property of speed. Hence we can say in circular motion velocity act as speed. हो गया।
एक्ट एज स्पीड, फुल स्टॉप दे दीजिए, ठीक है। तो अब उसको लिखने के बाद यहाँ पे कह सकते हैं कि सर ये एक्ट करता है, मतलब ये फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों में क्या हो सकता है, तो इसमें स्पीड का नेचर हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का नेचर क्या है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही डायरेक्शन होना चाहिए। तो फोर्स लग रहा है सेंटर पे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और याद रखेंगे कि सर्कुलर मोशन के केस में वेलोसिटी हम लोग चेंज रखें या वेरिएबल रखें, दोनों केस में इसका डायरेक्शन चेंज होगा। और इसके लिए सेंटर की ओर फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जिधर लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी उधर ही होता है। अभी आपको लिखे भी थे, ठीक है, F इक्वल टू कितना लिखे थे, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे आप F इक्वल टू एम ए पढ़े हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, तो याद रखेंगे यही आपका एक्सेलेरेशन है, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहा जाता है। क्लियर है बालक? तो अभी पढ़ाएंगे, अभी हुआ नहीं है, अभी तो बता ही रहे हैं, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन में। तो अब बताइए, ये तो सेंटर की ओर है लेकिन वेलोसिटी कहाँ है, बाहर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है बालक? अब इसके लिए अगर डायग्राम बात किया जाए तो बहुत सारा डायग्राम है, देख लीजिए। इसमें अगर बात करें, कहाँ गए जी, ये देखिए, ठीक है, वो तो हम कहाँ लिए थे, 1990 वाले पोजीशन पे लिए थे। अब देखिए यहाँ क्या है, तो आप कहिएगा कि सर ये बताइए कि ये फोर्स का डायरेक्शन, ये क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, फोर्स का, वेलोसिटी का, फोर्स का, वेलोसिटी का, हर पॉइंट पर चेंज है, हर पॉइंट पर चेंज है। लेकिन यहाँ एक चीज और दिख रहा है कि सर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज है, लेकिन आप जो सर्कुलर पाथ लिए हैं इसमें हर जगह रेडियस सेम होना चाहिए, ठीक है, हर जगह रेडियस सेम होना चाहिए सर्कुलर पाथ का, तभी तो सर्किल कह पाएंगे उसको। और ई फोर्स का मैग्नीट्यूड सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर ई एफ इक्वल टू एम वी आर स्क्वायर आर है तो सब इतना ही होना चाहिए, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, सबका सबका सब इसमें 90 बनाता है। कभी भी आप पढ़े होंगे, अगर मैथ ज्योमेट्री पढ़े होंगे, तो कोई भी टेंजेंट होता है रेडियस के साथ हमेशा 90 ही बनाता है। पढ़े ना बालक? हम भी आगे देखेंगे इसमें, ऐसा नहीं है कि यही रहे। चलिए, तो ये भी देख सकते हैं, ये भी आपका एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। एग्जाम्पल पूछ दिया जाएगा, बताइए एग्जाम्पल क्या है, तो आप कहेंगे कि सर जो हमारा सैटेलाइट, ये अर्थ को ही ले लीजिए ना, अर्थ क्या है, प्लैनेट है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो इसका पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ है। ऐसे तो सर्कुलर हम लोग नहीं लेते हैं, एलिप्टिकल ही लेते हैं, क्योंकि इसमें दो एक्सिस बनता है, माइनर और मेजर बनता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आप सर्कुलर ही कहते हैं कि सर्कुलर पाथ है, ट्रैक है। तो इसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर होगा। कैसे मालूम चल गया, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है? मान लें कि होता कि कभी आपका स्पीड ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, तो इस केस में क्या होता है, आपका टाइम टेकन चेंज हो जाता है। लेकिन इसका घूमने का मतलब रिवॉल्व करने का टाइम टेकन क्या है, सेम है, 365 होता है ना जी, 1 ईयर लेते हैं हम लोग, तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्लियर है बालक? यहाँ तक देख लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, समझना है तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम लोग आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पर, सम इंपॉर्टेंट टर्म। अब देखिए यहाँ से आपको क्या सीखना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। लीनियर मोमेंटम पढ़ लिए हैं, अब मोमेंटम भी मिलेगा तो कैसा, एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। क्लियर है बालक? तो सारा एंगुलर टर्म सीखना होगा। ये एंगुलर टर्म दो जगह यूज होगा, एक तो यहाँ बताएंगे, एक बार रोटेशनल डायनेमिक्स में आएगा, जिसको सिस्टम ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल कहा जाता है। उसमें सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत कुछ निकालना रहता है बालक, ठीक है। तो ये जो अभी बताएंगे ये दो जगह काम करेगा। कहाँ पर, तो रोटेशनल डायनेमिक्स में वर्क पावर एनर्जी के बाद, और एक यहाँ पर भी आएगा। और आगे चल के आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर पैरामीटर एंड एंगुलर पैरामीटर। तो ये बताइए, एस से आप क्या लिखे हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बी से क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ए से क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। अब कहा जाएगा यही एंगुलर में लिखिए, तो कहिएगा कि थीटा हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। फिर कहा जाएगा दोनों का रिलेशन बताइए, तो थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, उसके बाद v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा तो a इक्वल टू आर अल्फा हो जाएगा। ये सारा रिलेशन होता है। तो पहले सबको अलग अलग डिफाइन करेंगे, उसका ऐसा यूनिट डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, फिर दोनों का रिलेशन निकालेंगे, और तब इसमें जो आगे टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। और टॉपिक कौन सा होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये वाला चलेगा।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग दिया जाए सम इंपॉर्टेंट टर्म, हेडिंग दिया जाए सम इंपॉर्टेंट टर्म। कैसे लिखा जाता है थीटा से? पहला कौन है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बालक, याद है? एस्टीरेडियन। इसका तो एस्टीरेडियन नहीं होगा, वो तो सॉलिड एंगल का होता है, वो तो 3D ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल याद है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। लिखेंगे, लिखा जाए इफ द डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड, if the displacement measured in term of angle, if the displacement is measured in term of angle, in term of angle, that is called angular displacement, that is called angular displacement, that is called angular displacement. It is denoted by theta, it is denoted by theta, it is denoted by theta। अब देखिए बालक, सेंटर हो गया, आप यहां से यहां चले गए, ए से बी चले गए, ये ऑरिजिन हो गया, ये रेडियस हो गया, ये थीटा है। लेंथ ऑफ आर को कैसे लिख दिया जाए? एस से। आप पढ़े थे, आपको हम ही बताए थे शुरू में, कब? जब स्टार्ट किए थे, याद है? जब चल रहा था आपका डायमेंशनल फार्मूला वगैरह चल रहा था, डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहां अगर पूछा जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलेंगे थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो बताइए थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क एस है, रेडियस आर है, तो थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर लिख लिया जाए। और इसका यूनिट हम लोग रेडियन लेते हैं, हाँ रेडियन। डिग्री में मैथमेटिकल टर्म में लिया जाता है और हम लोग लेंगे रेडियन। हो गया बालक, लिखा जाए, इसके नीचे लिखेंगे, लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड in radian, angular displacement is measured in radian, रेडियन। और लिखते कैसे हैं? RAD। हो गया बालक, तो बस यहीं पे रोकते हैं, बाकी अगले क्लास में हम फोन कर दो बालक।